Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar from Pandavaram University, and in last lecture we discussed about the essential nutrients. Today in this lecture we will discuss about the beneficial nutrients and functional nutrients. Okay. In last lecture I explained about the criteria of essentiality of nutrients, and there were three criteria, and fourth criteria that should be considered is the essentiality of the nutrient must be proved in all plants. अगर वो न्यूट्रिएंट केवल एक या दो या तीन प्लांट में ही प्रूव्ड हो रहा है एसेंशियल, तो वो उसको एसेंशियलिटी उसकी कंसिडर नहीं की जाएगी. एंड द एसेंशियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑल द प्लांट्स. जैसे सिलिकॉन जो है राइस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये राइस के लिए इसेंशियल हो सकता है, लेकिन सभी प्लांट्स के लिए इसेंशियल नहीं है. तो इसलिए सिलिकॉन को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे. ओके. So in last lecture we discussed about the ion molecule, nutrient, nutrition, essential nutrients and the criteria of essentiality of nutrients. Today in the continuation of that series I will explain the beneficial and functional nutrients. Okay. So number one, what is beneficial nutrient? As the name indicate, beneficial, benefit, which give the benefit or give the some advantage the plant are considered as beneficial nutrients. Okay. So benefits or advantage to the plant may be in terms of yield, in terms of resistance to biotic stress, abiotic stress, or some nutritional value of the plant. Okay. So beneficial nutrients give advantage or benefit in many ways, and these ways are: number one, they improve the yield, increase the yield increases particularly under stress condition. Under stress may be biotic stress, may be biotic or abiotic. And abiotic stress particularly drought, high temperature, salinity, or low temperature, or UV rays. So these nutrients give advantage or beneficial when there is a stress. Okay. Number two, these nutrients increase the nutritional value of the plant. Nutritional value increases. For example, selenium. It is essential for animal. Whenever there is selenium in the food or feed, that is beneficial for animal. तो ऐसे न्यूट्रिएंट के कारण जो प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है. एंड द थर्ड बेनिफिट इज दे इंक्रीज द absorption, translocation and assimilation or metabolism of the nutrient. तो किसी न्यूट्रिएंट का ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं, ट्रांसलोकेशन को एनहेंस कर सकते हैं और एसिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स. तो पर्टिकुलरली जो यील्ड इंक्रीज होती है, जो यील्ड हमें एडवांटेज मिलता है स्ट्रेस कंडीशन में, जनरली किसमें इन्वॉल्व होते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी में जनरली इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से माना ड्रॉट चल रहा है या हाई हीट है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं या दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स. सिंस दे प्रोवाइड अ बेनिफिट, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल. बट दीज न्यूट्रिएंट्स डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी. These three criteria, okay, चूंकि तीन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इस कारण से इनको इसेंशियल कंसिडर नहीं कर रहे हैं. एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर बेनिफिशियल. बहुत न्यूट्रिएंट है, सोडियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, वेनेडियम है, बहुत न्यूट्रिएंट है, सीजियम है, बहुत लंबी लिस्ट है. और इस लिस्ट को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बाद में फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे कौन कौन से बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का कौन कौन सा बेनिफिट है. अभी हमें क्या होना चाहिए? पिक्चर क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, not in large quantity, small quantity. That's why they are known as potential micronutrient. Known as beneficial nutrients, known as potential micronutrient. तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का कौन सा एग्जाम्पल है, या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को पोटेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं. ये रीजनिंग में
आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो जो रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट और वाइवा इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, जब हमको रीजनिंग पता होती है तो उसका बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर हमको आएगा तो हम उसको कर लेंगे। तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमेशा थ्योरी के बेस पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शंस हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमको सिंपल लगेगा, लेकिन जब उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो अगर हमको डेप्थ में पता है कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या है, इनका काम क्या होता है और इनको किस दूसरा क्या नाम है इनका, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये है हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। जो भी न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट दे रहा है, चाहे किसी उसमें दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है किसी उसमें, दैट इज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो अब हमारे जो है बहुत एलिमेंट है, बहुत न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर, बहुत मिनरल्स है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्लांट को हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं कि वो न्यूट्रिएंट सभी प्लांट को हेल्प करे, कुछ को भी करेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। लेकिन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो सभी को बेनिफिट देगा, सभी के लिए इसेंशियल होगा, सभी प्लांट्स के लिए। तो ये एक डिफरेंस है इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कैटेगरी इज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। निकोलस प्रपोज द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल मींस जो फंक्शन करता हो, फंक्शन मतलब जिसका वर्क हो प्लांट के अंदर, मेटाबॉलिज्म में जिसका फंक्शन हो, दैट इज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट that is that nutrient which is involved in metabolism, that is involved in metabolism. Any nutrient which is involved in metabolism is considered as functional nutrient. अभी जब हमने पढ़ा था, समझा था बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। जरूरी नहीं कि वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो सकता है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें, वो किसी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि या तो कैटाबॉलिज्म में या एनाबॉलिज्म में, मतलब या तो किसी कंपाउंड को बनाने में इन्वॉल्व हो या उसको तोड़ने में इन्वॉल्व हो। कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। लेकिन जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, दैट इज दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। और जब हम इसेंशियलिटी पढ़ते हैं क्राइटेरिया, तो जो हमारा जो थर्ड क्राइटेरिया है, न्यूट्रिएंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी क्या है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट है। जो इसेंशियलिटी क्राइटेरिया में न्यूट्रिएंट को बताते हैं दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। लेकिन जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हो सकता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर इट्स फंक्शन इज स्पेसिफिक और नॉट। उसका एक्शन जो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत स्पेसिफिक है या नहीं है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स में, बट दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो एक तो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो फंक्शनल हो ही गए क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में। अब कोई दूसरा न्यूट्रिएंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको भी हम फंक्शनल में इन्वॉल्व करेंगे। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जैसे सिलिकॉन है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेल वॉल के रिजिडिटी देने के लिए या दूसरे वर्क के लिए। हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको बाद में हर न्यूट्रिएंट का, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा भी इससे अगर हम न्यूट्रिएंट को करेंगे, फंक्शंस को भी कंसिडर करेंगे। अभी तो सिर्फ हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, फंक्शंस को बाद में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में लेकिन उसका कोई रिप्लेसमेंट है या प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करेंगे, केवल उसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट कंसीडर करेंगे। फिर से समझ लीजिए, फंक्शनल न्यूट्रिएंट, इन फंक्शनल न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, एक तो ये हो गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कैन बी कंसीडर इट इज essential nutrient? No, because this nutrient is not fulfilling other two criteria. हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो लेकिन उसका कोई रिप्लेसमेंट हो गया हो या लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहा हो प्लांट, तब हम उसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट कंसीडर करेंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये एक क्या डिवाइडिंग लाइन है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बीच में। ओके, तो जो इसका मतलब कि it means all the essential nutrient plus sodium, cobalt, silicon
and vanadium. These are other 4 nutrients which are considered as functional nutrients which are involved in metabolism and they have function in metabolism. Okay, so these 4. Okay, तो कहीं कहीं हम सेलेनियम को भी देख सकते हैं कि सेलेनियम भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, तो लेकिन जो हमको जो प्रपोज किया है निकोलस ने किया है, तो हमें निकोलस को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है आर्गुमेंट कि सेलेनियम क्यों नहीं है, तो सेलेनियम को किस में लेते हैं, बेनिफिशियल में लेते हैं। ओके, तो ये दीज आर 17 plus 4 that is 21. So 21 nutrients are functional nutrients, and out of this silicon is very important. Most commonly functional nutrient other than essential nutrient is silicon. Okay, so now is it clear what is functional nutrient, but what is beneficial nutrient and what is essential nutrient, and what is the difference between essential nutrient and functional nutrient? फिर से समझ, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके आप फिर से सुन लीजिए जो मैंने कहा है, लेकिन आपको एक डिवाइडिंग लाइन जरूर पता होनी चाहिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बीच में, फंक्शनल न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बीच में। इसी पे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं और इसी में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बेनिफिशियल की अगर हम न्यूट्रिएंट्स की देखें तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो क्या कोबाल्ट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है? डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। सोडियम इज बेनिफिशियल? यस, डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट provides some advantage to the plant. Silicon is beneficial definitely because it provides some benefits and advantage. तो क्या सारे हमारे क्या ये beneficial है? Definitely. These nutrients are also beneficial nutrient. Sodium, cobalt, silicon, vanadium definitely are beneficial nutrients. So all beneficials are not functional, but all these nutrients are beneficial nutrient. तो इस तरह की हमारी कई सारी लैंग्वेज बन सकती हैं कि all essential nutrients are functional. Definitely, all essential nutrients are functional. All functional nutrients are essential? No, because these are not essential. तो जब हमको कंसेप्ट क्लियरिटी है तो कई तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसी तरह के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड होंगे और फिर आप उसको करेंगे। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर होता है। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केवल आंसर के लिए नहीं पढ़ना है कि हमने ये आंसर देख लिया उसको फैक्ट को हमने कॉपी में लिख लिया, क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी आप ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वासी एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एपस्टीन एंड ब्लूम सजेस्टेड 2 terms, apparently non-essential and quasi-essential element. Apparent non-essential. तो जो एपस्टीन एंड ब्लूम ने सजेस्ट किया कि जो नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जो इसेंशियल नहीं है, उसको हमें क्या कहना चाहिए? अपरेंट नॉन इसेंशियल, क्योंकि ये इसेंशियल नहीं है। तो दे सजेस्टेड दैट यूज द टर्म अपरेंट नॉन इसेंशियल टर्म रेदर देन नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है जो ये बता रही है कि ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल है। एंड सेकेंड टर्म was quasi-essential. Quasi-essential. What is quasi-essential? Quasi means seems, ऐसा लगता है या आधा लगता है, आधा नहीं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, seems, ओके, कि ये essential है लेकिन essential नहीं है। ऐसा लग रहा है कि essential है लेकिन essential नहीं है। And in such type of nutrient, the plant response vary among the plant species. Means ऐसी essential के लिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स के लिए कुछ प्लांट स्पीसीज का तो रिस्पांस बहुत ज़्यादा होगा और कुछ प्लांट का रिस्पांस नहीं होगा। कुछ प्लांट्स के लिए ये न्यूट्रिएंट बिल्कुल इसेंशियल होंगे कि उसके बिना प्लांट बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ क्वासी इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सम प्लांट्स कॉजेज एबनॉर्मलिटी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इन्होंने टर्म दिया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट से ये कैसे डिफरेंट है? तो देखिए सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी का और कंसेप्ट का डिफरेंस है। क्वासी एसेंशियल में क्या कहा गया है कि अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो उसमें एबनॉर्मलिटीज होंगी और ये कुछ ही प्लांट्स के लिए इसेंशियल लगते हैं। दैट्स व्हाई टर्म इज क्वासी एसेंशियल। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इन राइस। ओके, सो डेफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन इन राइस cause various abnormality and poor growth. So this is the another category. So don't be confused with beneficial and functional and quasi-essential and apparent non-essential nutrient. ये केवल एक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है।
तो इसमें जो क्वासी इसेंशियल का जो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, द रिस्पॉन्स प्लांट रिस्पॉन्स वेरी अमंग प्लांट स्पीसीज। कुछ प्लांट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे न्यूट्रिएंट्स के लिए, कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, क्वासी इसेंशियल्स। जो मोस्ट कॉमन हमारा है वो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन को आप देखेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सिलिकॉन की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर भी हम इसको इसेंशियल कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिलिकॉन केवल कुछ प्लांट्स के लिए चाहिए, सब प्लांट्स के लिए नहीं चाहिए। इसी कारण से जो फोर्थ क्राइटेरिया था वो कंसीडर इसलिए किया गया है कि इसेंशियलिटी मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑल प्लांट्स। ऐसा नहीं कि 2 या 3-4 प्लांट्स में इसेंशियलिटी प्रूव्ड हो गई तो हमने उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट कह दिया। तो अगर वो इसेंशियलिटी उस प्लांट के लिए प्रूव हो रही है तो हम उसको कहेंगे उस प्लांट के लिए ये बेनिफिशियल है या उस प्लांट के लिए क्वासी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्वासी इसेंशियल न्यूट्रिएंट। This apparent non-essential term may be used as apparently. आप इसको apparent भी देख सकते हैं या apparently non-essential nutrient भी समझ सकते हैं। तो ये एक केवल सजेशन है एपिस्टेन एंड ब्लूम का, जो आपको पता होना चाहिए। This terminology was used by एपिस्टेन एंड ब्लूम। एपिस्टेन एंड ब्लू। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट एंड सॉइल। थैंक यू वेरी मच।